हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आस्पेक्स स्टडी चैनल पर। इस लेक्चर में हम आज अर्थशास्त्र के बारे में जानना चाहेंगे। आपको बताएंगे भी जो आने वाले एग्ज़ाम्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो UPSSC हो, चाहे वो SSC CGL का हो, चाहे वो रेलवे का हो, या भारत का कैसा भी एग्ज़ाम हो। ये अर्थशास्त्र आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत छोटी वीडियो आएंगी इसमें हम, तो आज इसमें हम चैप्टर पहला डिस्कस करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र चैप्टर पहले आया इसका मांग एवं आपूर्ति तथा बाजार के स्वरूप। क्या कहा हमने? मांग एवं आपूर्ति एवं बाजार का स्वरूप, बाजार का स्वरूप। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इस चैप्टर का नाम है। अब जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें आती है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या आती है भाई? ग्रीक भाषा को आइकोनोमिया, क्या कहा हमने? आइकोनोमिया शब्द से बना है। क्या बना है? अर्थशास्त्र जो बना है आइकोनोमिया शब्द से बना है, जो एक ग्रीक शब्द है। इसका हम डिटेल में करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आइकोस होता है घरेलू या गृह, और नोमोज में होता है प्रबंधन। ऐसे घर का प्रबंधन करते हैं ना, ऐसे इस तरह से। तो ये अर्थ का प्रबंधन के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। अर्थ मतलब होता है धन, शास्त्र मतलब शास्त्र होता है। धन का शास्त्र, धन का शास्त्र, धन का शास्त्र, धन का शास्त्र। नेक्स्ट, इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है अर्थशास्त्र के जनक? तो एडम स्मिथ है साहब, जो स्कॉटलैंड के, ब्रिटेन के और रहने वाले थे। पुस्तक इन्होंने किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। कितनी पुरानी किताब है। क्या नाम है इसका? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट में ये वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानी जाती है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अर्थशास्त्र के प्रकार और शाखा क्या क्या है इसकी? एक होती है माइक्रो इकोनॉमी, एक होती है मैक्रो। मैक्रो तो छोटे स्तर पर, जैसे आप मान लो गांव लेवल मान लो, जिले लेवल मान लो। मैक्रो मतलब कंट्री लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। मैक्रो लेवल समष्टि और व्यष्टि बोलते हैं इन दोनों को, ठीक है। अच्छा, अब पहला टॉपिक लेते हैं इसमें हम, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है? देखिए, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। जैसे व्यक्तिगत फार्म, हमने फार्म खोल लिया, जैसे किसी दुकान खोल ली, हमने उसका कंपनी चला रहे हैं, उस तरह से फार्म खोल लिया अपने नाम पे। जैसे रमेश चंद्र एंड कंपनी, रमेश डेयरी उद्योग, इस तरह से। व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत बाजार, ये सब क्या में आते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी में आते हैं। क्या क्या कंपोनेंट है इसके? मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण या पर वितरण, ये सब इसके घटक हैं। ये सब इसके क्या है? घटक हैं। किसके? व्यष्टि अर्थशास्त्र के, व्यष्टि अर्थशास्त्र के। अगला है इसमें समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब मैक्रो, मैक्रो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, ये सब क्या है? इसके आर्थिक क्रिया का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? राष्ट्रीय आय, उत्पादन, बेरोजगारी कितनी है, निर्धनता कितनी है, पॉवर्टी, फिजिकल पॉलिसी क्या है, इस सब के बारे में पर स्टडी की जाती है डिटेल में। किसमें? मैक्रो इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमी में। अगला है, अगला टॉपिक मांग का नियम, मांग का नियम, मांग का नियम, मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? जैसे कि आप समझदार हो कि जैसे आप आलू की कीमत नहीं है फिलहाल मार्केट में, तो उसके रेट क्यों गिरे हुए हैं? किसानों ने क्या हुआ, आलू को इस पर खेतों में ही जितवा दिया था। तो लॉ ऑफ डिमांड तब क्या है उसका? इस साल मार्केट में डिमांड कम है उसकी। इसी तरह चलते हैं हम। तो जब वस्तु की मांग, इच्छा प्लस क्रय करने की तत्परता प्लस क्रय करने की क्षमता, तत्परता, क्षमता और इच्छा, ये तीनों चीज़ मिलकर आती है वस्तु की मांग को बढ़ाती हैं, घटाती भी हैं। संतुष्टि के, जैसे हमने फ़ोन लिया, तुम्हारा मन है, कंपनी लॉन्च करा, बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च करा, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, उसकी इच्छा हुआ, तुम्हारी पर्चिंग पावर होनी चाहिए, और तुम्हारी योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार से वो चीज़ें, वस्तु की मांग उसकी घटती बढ़ती है। नोट, वृद्धि होगी, वृद्धि बढ़ती है तो कमी कम होगी।
कमी गिरेगी, कमी गिरेगी, इसका ये सिद्धांत है। अगला पॉइंट, मांग का नियम, मांग का नियम, मांग का नियम। कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है मांग के नियम के अंदर। क्या कहा? अब जैसे हमने भी देखा था कि कीमत और मांग के बीच उल्टा संबंध होता है कि अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में, कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी। अगर कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि जानते हैं, सस्ती चीज़ ज़्यादा बिक जाती, थोड़ी ज़्यादा महंगी चीज़ की थोड़ी कम बिकती है, उसकी मांग कम होती है। ठीक है ना। मांग के नियम के अपवाद, गिवन गुड्स अच्छे और बेकार गुड्स, गिवन गुड्स। इसमें होता है अनाज, ज्वार आदि और नमक। जैसे आप ज्वार देख लीजिए, कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि हो गई, तो मांग वक्र ऊपर की ओर इसमें बढ़ेगा। किधर? अपवर्ड, ऊपर की ओर बढ़ता है इसमें। ठीक है ना। अच्छा, और अगला दिया हुआ है इसमें कि मांग एवं आपूर्ति, मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। सबसे पहले इसकी जो व्याख्या करी थी, किसकी? मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत की जो कंसेप्ट दिया था सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है जी। अच्छा, अगला देखते हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, जैसे महंगी कारें, आईफोन, ये सब क्या हैं? ये क्या है? सब वैल्यूएबल गुड्स हैं, मतलब कि लग्जरी आइटम्स हैं। अब डिमांड पर कर्व देख लीजिए, डिमांड का कर्व किस तरह घटता बढ़ता है डिमांड के हिसाब से। और देखिए, वस्तुओं की मांग का ग्राफ है ये मात्रा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि वस्तुओं की मात्रा 1 यूनिट है तो उसकी मांग कितनी है? 3 है। इट मीन्स ऊपर की ओर बढ़ेगा। जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी उसके रेट भी कम होते जाएंगे। कि वक्र मांग की ढलान क्या है? सामान्यतः नीचे की ओर होती है। मान लीजिए जैसे वो टेक्नोलॉजी आ रही है, शुरुआत में बड़ी महंगी होगी, उसको जो वही लोग खरीद पाएंगे जिसके पास संसाधन है। अब धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी पुरानी होती गई तो क्या है, वो सस्ते सभी के लिए धीरे धीरे एक्सेसिबल हो जाती है। जो एक्सेसिबल होगी तो उसकी कीमत ही कम हो जाएगी, ज़्यादा मास लेवल पर उसकी सबको मिलने लग जाएगा। जैसे कि स्मार्टफोन एक समय पर जो होते बहुत ही कम चुने हुए लोगों को हुआ करते थे। अब तो पहले कीमत ज़्यादा थी, हालांकि आज भी है, लेकिन अब देखिए हर तरह की वैरायटी का फ़ोन है और हर बंदे का हाथ में फ़ोन मिलेगा, तो सबसे सबसे एक्सेसिबल है। ठीक है ना। उसी तरह से तो अब इसमें आता है नेगेटिव। क्या आता है इसमें? नेगेटिव, मूल्य में वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी। नेगेटिव रिलेशन भी होता है इसमें, जैसे यहाँ ग्राफ में देखा। हाँ, तो मूल्य में वृद्धि है तो मांग में कमी है। देख सकते हो आप, मूल्य में कमी है, मूल्य में कमी है, मूल्य कम है तो मांग में वृद्धि है, मांग में वृद्धि है। ठीक है ना। विपरीत संबंध के कारण इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं, बाजार संतुलन। बाजार संतुलन कैसे होता है? बाजार संतुलन कैसे हम काम करते हैं? और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छा करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप हमको सपोर्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर। बाजार संतुलन, बाजार मांग, बाजार आपूर्ति, कोई अतिरिक्त आपूर्ति नहीं। जो बाजार में है कोई अतिरिक्त आपूर्ति इसमें नहीं पा रही है। बाजार मांग जो है बाजार आपूर्ति के बराबर है। ये दूसरा पॉइंट है इसका, बाजार आपूर्ति, कोई अतिरिक्त मांग इसमें नहीं आपूर्ति के लिए। उस केस में क्या होता है? जब कीमत 1 रुपये है तो वस्तु की मांगी की मात्रा 3 है। ग्राफ में देख सकते हो, जब कीमत 3 है मैंने बोला अभी, तो वस्तु की मांगी मात्रा कितनी होगी? 1 हो गई। यानी दाम ज़्यादा है लेकिन क्वान्टिटी कम है, तो वहाँ पर क्या होगा इस केस में? वो चीज़ महंगी है। ठीक है ना, वो चीज़ महंगी है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? अच्छा, बताओ, कमेंट करके बताना कि वस्तु और आय और कीमत प्रभाव। वस्तुओं का आय और कीमत प्रभाव। सामान्य वस्तु, निम्न कोटि और गिवन गुड्स। नॉर्मल गुड्स होते हैं ऐसे। आय पॉजिटिव है, कीमत प्रभाव नेगेटिव होता है इसमें। आय पॉजिटिव, कीमत प्रभाव नेगेटिव होता है। अब देखते हैं गिवन गुड्स, इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स। आय नेगेटिव को शो करता है इसमें। गिवन गुड्स का है आय नेगेटिव और कीमत प्रभाव पॉजिटिव शो करता है। कैसे? कुछ ग्राफ देखेंगे आगे हम इसमें और ढंग से। ठीक है, अच्छा। कि मांग की लोच, लोच मतलब मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? ये होती क्या है? एक कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में चेंज होना। क्या? कीमत में अगर चेंज हो रहा है वस्तु में तो उसकी मांग में भी चेंज हो जाएगा। इसमें 3 पॉइंट हैं, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। यानी कीमत, आय और आड़ी लोच, ये 3 तरह की इसमें लोच हैं। इसमें मांग की। ठीक है जी। अच्छा,
अब आड़ी लोच होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा आगे देखिए, अगले चैप्टर को देखते हैं अगले। हाँ जी, देखिए मांग की आय, जब वस्तु की मांग की मात्रा के परिवर्तनों को क्रेता की आय में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाए। क्या कहा, वस्तु की मांग की मात्रा के परिवर्तनों को क्रेता की आय में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाए, तो उसके होते हैं हम क्या, मांग लोच कहते हैं, आय की लोच कहते हैं। ऐसे मांग की आय लोच, ई जी मांग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, आय में कितना हो रहा है, मांग उनका रेशियो होता है, मांग बटे आय में चेंज रेशियो जो आ रहा है। मांग की आड़ी लोच, आड़ी मतलब जब वस्तु की मांग की मात्रा के परिवर्तनों को दूसरी संबंधित, यानी कि कौन सी संबंध, कौन सी है, स्थानपूर्वक वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाए, तो मांग की आड़ी लोच कितनी होगी, इसी मांग की मात्रा परिवर्तन संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन का रेशियो जो आएगा, आड़ी लोच हो जाएगी। संबंधित वस्तु और उसकी मांग, इसमें रेशियो बनने वाला है। अगला है मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, वस्तु की मात्रा के परिवर्तनों को उसकी कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाए, तो ऐसी लोच हमारी मांग की कीमत लोच होती है। इसको ई से डिनोट करते हैं कि मांग में परिवर्तन परसेंटेज चेंज बटे कीमत में परसेंटेज चेंज, ये आपकी कीमत लोच कहलाती है। देख सकते हो आप नीचे इसमें कीमत आया है, मांग सामने तो मांग ऊपर ही आया है, जिस चीज़ की बात करें उस चीज़ को डिवाइड में ले लेते हैं, इसका याद करने का तरीका है। ठीक है जी। अब आता है इसके क्लासिफिकेशंस क्या है। पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, इसका क्या मतलब है, जब कीमत में बिना अथवा थोड़े से परिवर्तन पर मांग में किसी प्रकार की सीमा का विस्तार संकुचन हो जाए, तो उसको हम लोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतया यानी कि जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसको हम कंप्लीट बोलते हैं। जैसे मार्केट में सब्जी बिक रहा है, अब खूब मांग है लेकिन कीमत उसके 20 रुपये किलो ही है। आलू भारत में ज़्यादा यूज होते हैं, देख सकते हो ना, इकाई के बराबर मांग किलो, कीमत में प्रतिशत चेंज है, कीमत थोड़ा सा बदले घटेगा तो मांग में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। अगला है इकाई से अधिक मांगी की लोच, जब मांग की मात्रा प्रतिशत परिवर्तन कीमत होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो, मांग की मात्रा में चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज हो रहा है, उसकी कीमत में होने वाले परसेंटेज से अधिक हो, उस केस में क्या होता है, इकाई से अधिक की मांग, सीधी बात, ग्रेटर देन मानो, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। अब जिसमें उल्टा हो जाएगा, जब मांग में चेंज हो जाएगा, परिवर्तन कीमत से कम होता है, तो वो क्या कहलाएगा, कम लोचदार इवेंट कहलाएगा। ठीक है जी। अगला देखो आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। अब मांग के बारे में पढ़ लिया, लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई ये होती क्या है, पूर्ति, जब वस्तु की वह विभिन्न मात्रा से उत्पादक वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने हेतु तैयार हों, उस ऐसे की पूर्ति कहलाती है। पूर्ति का नियम, वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध, उच्च कीमत में पूर्ति बढ़ेगी तो कम कीमत में पूर्ति कम होगी, अगर कीमत बढ़ रही है पूर्ति बढ़ रही है। जैसे आईफोन मान लीजिए, उसकी खूब डिमांड है उसका, लेकिन फिर भी उसके लोग जो है क्या है, उसकी भाई साहब उसकी मांग बहुत है, खूब बिकता है, जितने जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी खासी है। अब कम कीमत पर पूर्ति हो रही है तो उसकी पूर्ति भी कम होती जाएगी। जैसे नमक है, कम मिलता है, हालांकि नमक का यूज़ होता है, इतना ज़्यादा उसको लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आता है आपूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई कर्व हो क्या है, ये कीमत और मांग का सप्लाई कर्व है, जो कि स्ट्रेट लाइन में मिलता है। क्या मिलता है, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मिलता है। यही पूरी वक्र का ढलान सामान्यतः ऊपर की ओर होता है, क्या होता है, अपवर्ड, क्या होता है, अपवर्ड। वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन इन दोनों के बीच में होने वाला है। बाजार के स्वरूप, बाजार कैसे होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता, ये बहुत आता है पेपरों में इसके बारे में। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, जब क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, जो खरीदने वाले और बेचने वाले की संख्या अधिक होती है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, वो बहिर्गमन, मतलब फर्म खुल रही है, अपना आप जा रही है, अपना मन से बंद कर रहे हैं। समरूप वस्तुएं, होमोजीनियस आर्टिकल्स हैं, वस्तुएं, जैसे एक समान कीमत रख दी सबकी, 100 रुपये किलो बिक रहा है ऐसा, ठीक है, 100 रुपये किलो 700 को चीज़ बिक रही है। कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति बाजार की शक्तियों द्वारा, किस द्वारा, जो बाजार में मार्केट डिमांड के हिसाब से उसका कीमत डिमांड तय की जाती है। सकारात्मक व्यवस्था, धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि, तो पॉजिटिव सेंस में शो करेगा।
एकाधिकार मोनोपोली जानती है, रिलायंस रिलायंस की चल रही है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा मान सकते हैं जियो टेलीकॉम कंपनियाँ 3 ही रह गई हैं। तो उसमें क्या है, मोनोपोली की डिमांड चाहिए। अगर ये कंपनी चली गई यहाँ से तो मोनोपोली बढ़ जाएगी इन टेलीकॉम कंपनियों की, ठीक है ना। अच्छा, तो वस्तु का केवल एक विक्रेता हो। अब मन हिसाब से रेट बढ़ा देंगे सब। वस्तु का निकट स्थानापन्न संपन्न नहीं। फर्मों की प्रवेश पर अपना आर्य प्रतिबंध या फर्म बंद है। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। एकाधिकार प्रतियोगिता की तुलना में मांग वक्र कम रोजगार होता है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच उल्टा संबंध होता है। कैसा होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर, एग्जाम्पल अभी दिया था साहब मैंने। मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर, जैसे मान लीजिए गांव में कोई एक बंदा है ज़्यादा पैसे वाला है, तो क्या करेगा, अपने ही हिसाब से सारी दुनिया को नचाने की सोचेगा वो, कि मैं जो कह दूँ वो चल जाएगा, ठीक है ना। देखो, बहुत से क्रेता विक्रेता वस्तु की विक्रेता की वस्तु एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे उत्पाद विविध रंग, डिजाइन, आकार के आधार पर, ठीक है। ओलिगोपोली का अल्पाधिकार क्या होता है, देखो कि फर्मों की सीमित संख्या, क्रेता की अधिक संख्या, फर्म कम है क्रेता ज़्यादा है, तो वो ओलिगोपोली हो जाएगी। सिंगल बंदा ही बेच रहा है, बताया था मैंने आपको भी। जब दबंग आदमी सबको दबा कर रखेगा। प्रवेश में बाधाएं आसान नहीं। एक फर्म की कीमत तथा उत्पादन संबंधी निर्णयों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये था आपका इस पहले चैप्टर के बारे में इसमें दिया हुआ है, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप हमको सपोर्ट करोगे, हम और अच्छी वीडियो लेके आएंगे, बहुत अच्छी तरह कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ में, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूपीटीसी हो, CGL हो, या फिर रेलवे एग्जामिनेशन हो, टीचर भर्ती हो, जिनमें भी इकोनॉमिक्स आती है, जिनमें भी बाजार इकोनॉमिक्स की समझ होती है सारी चीज़, उस सब में आपको ये शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सेशन पसंद आया, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है आस्पेक्ट स्टडी। ओके, थैंक यू।